अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रीप्ले। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। उम्मीद है आपका पहला रोज़ा बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। और जनाब पाकिस्तान सुपर लीग जिसका अब वो मरहला आ गया है जहां पे अब फैसला साजी होगी, यानी कि आज के मैच के बाद, जब एक दिन का गैप है उसके बाद अभी फैसला खैर होना बाकी है। सबसे पहले मुबारकबाद पेशावर ज़ल्मी को, क्योंकि कल उन्होंने मैच जीत कर अपनी जो क्वालिफायर की पोजीशन है उसको कंफर्म कर लिया, यानी कि नंबर 1 नंबर 2 की पोजीशन में वो मौजूद रहेंगे आज के मैच का जो भी रिजल्ट हो। लेकिन कोयटा और मुल्तान आज चाहेंगे कि आज का मैच जीत कर वो भी नंबर 1 नंबर 2 के ऊपर ही फिनिश करें ताकि उनको एक और मौका और मिल जाए। लेकिन कल भी बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ, एक और लास्ट बॉल थ्रिलर, और हमने देखा कि आमिर जमाल ने इस बार अपनी जो नर्व्स हैं उन पर काबू रखा और एक हमेशा की तरह, एक यॉर्कर हमेशा मुश्किल बॉल होता है, उन्होंने वही आखिरी बॉल पर किया और उस पर रन ना बन सके और एक शानदार जीत मिली जो है वो पेशावर ज़ल्मी को। हालांकि एक मौके पर ऐसे लग रहा था जब टिम साइफर्ड और विंस खेल रहे थे जैसे कराची किंग एक बहुत अच्छा रन चेस कर रहा है, लेकिन विकेट भी कैसी थी, आगे क्या विकेट होगी, इस पर भी जरूर बात करेंगे। रोज़ की तरह मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर गुलाम अली साहब। गुलाम साहब, सबसे पहले रमज़ान मुबारक। आपको भी रमज़ान मुबारक और मेरे तमाम देखने वालों को हमारे सबको रमज़ान मुबारक। पहला रोज़ा है और पहला रोज़ा थोड़ा मुश्किल होता है। जी हाँ, इसकी प्रैक्टिस आज से शुरू हो गई है। सर, बहुत ही ज़बरदस्त मैच हुआ। कल मैं खुद भी स्टेडियम में मौजूद था क्योंकि कराची में मैच था, और यकीन करें कि इस तरह का मैच देखने का लाइव एक मज़ा ही और होता है। और जब लास्ट बॉल फेंकी जाती थी गुलाम भाई, कैन यू बिलीव कि पूरा स्टेडियम खड़ा हो चुका था, कोई बैठने की मतलब बैठने की पोजीशन थी ही नहीं, सब खड़े हो गए। अब क्या होगा, अब आवाज़ें पड़ी नीचे, मैं कहा सब खड़े हो जाओ, कोई नीचे नहीं बैठेगा। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ वॉचिंग लाइव क्रिकेट। और सबसे पहले गुलाम भाई, आई थिंक पेशावर ज़ल्मी जिन्होंने अपने 13 पॉइंट जो है वो कंफर्म किए, और ये जनाब समरी कल के मैच की 147 पे 6 पेशावर ज़ल्मी का स्कोर। एक दफ़ा फिर रॉबमन पावल के बड़े इंपॉर्टेंट नीचे 30 रन। बाबर आजम को लगता है कि दुनिया की कोई विकेट दे दें, मतलब मुझे लगता है कि ज़मीन के अलावा चांद मरीख कई मैच करा दें, उनके 50 रन पक्के हैं क्योंकि उनकी क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त है। लेकिन थ्रिलर मैच हुआ जनाब, 145 बना सकी और सिर्फ 2 रन से पेशावर ज़ल्मी मैच जीता। अनदर वेरी एक्साइटिंग मैच फॉर द फैंस। जी गुलाम भाई, अब आपका मैच के बारे में क्या तज़किया है? और सबसे पहले आई थिंक पेशावर ज़ल्मी तो बहुत खुश होंगे, डैरन सैमी, मोहम्मद अकरम, बाबर आजम, कि आपका क्वालिफायर कंफर्म हो गया। दिस इज़ द बिग अचीवमेंट। देखिए, अचीवमेंट यकीनन जो टीमें पहुंची हैं, और अब हर मैच, आज का भी मैच जो कि आखिरी मैच है राउंड का, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो डिसाइड करेगा नंबर 1 और नंबर 2 की पोजीशन। बिल्कुल, अगर मुल्तान जैसे जीतती है तो वो नंबर 1 चली जाएगी, बिल्कुल, और अगर कोयटा हुए तो नंबर 2 और पेशावर भी नंबर 1 हो जाएगी। बिल्कुल। तो इस मैच में बहुत कुछ है। और इस PSL में अगर हम देखें तो जितने एक्साइटिंग मैचेस हुए हैं ना, खास तौर पे लास्ट 4-5 मैच जो हैं, आखिरी शानदार मैचेस, तो मतलब नेल बाइटिंग मैचेस जिसे कहते हैं, और हार्ट बीटिंग मैचेस जहाँ पे कई कमज़ोर लोग जो हैं उनके पानी पीते जल्दी तो जैसे हमने देखा था कि आखिरी बॉल पे जो जावेद मियां ने शारजा में छक्का मारा था, तो कई लोग बीमार पड़ गए थे, कई लोग। अच्छा, ऐसा भी हुआ था? जी हाँ, और ओके आई एम नॉट कंफर्म, लेकिन सुना है कई लोगों के हार्ट फेल भी हो गए थे। चलें जी, इस पर जरूर बात करेंगे। बहुत सारी बातें हैं, चूंकि कल जो आमिर जमाल का ओवर था, कल रन थोड़े ज्यादा थे, 17 थे, वहाँ 14 थे, लेकिन आखिरी बॉल बहुत क्वालिटी की थी। इस पर हम जरूर बात करेंगे। पहले पैकेज दिखाते हैं। इसे गुलाम भाई ने कहा कि बहुत ही शानदार मैच हुआ और दिल की धड़कनें तेज हुई। पेशावर ज़ल्मी ने जनाब 2 रन से मैच जीतकर अपनी टॉप 2 पोजीशन को कंफर्म कर लिया। तो जनाब मुल्तान सुल्तान और कोयटा के मैच में हम जरूर बात करेंगे, लेकिन पहले सर पिच के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मुझे ये लग रहा था वहाँ देखते हुए भी, खासतौर पर जब रफ़ात मिनाज बॉल कर रहे थे, उनकी बॉलिंग पर रन्स बनाना तो छोड़ें, उसको खेलना बड़ा मुश्किल हुआ था। रफ़ात मिनाज का भी क्रेडिट है क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। मेहरान मुमताज़ उस तरह से बॉलिंग नहीं कर पाए, बड़ी देर की मेहरबान आते आते। एक तो 8वें मैच के बाद उनको ये समझ में आई कराची को कि शान को नंबर 3 पे भेजकर 2 अच्छे प्लेयर्स को ऊपर भेजा जाए, जिन्होंने कल भी अपना काम किया, टू बी ऑनेस्ट। दूसरा, रफ़ात मिनाज को आप कितना कहते रहे सर, आपकी बात सुन लेते, उसको भी आखिरी मैच में प्रॉपर बॉलिंग कराई। पिछले मैच में तो इतनी बॉलिंग मिली नहीं, शायद 1 ओवर मिला था। लेकिन पिच के ऊपर मेरा पहले आपके कमेंट चाहूँगा। थोड़ा सा T20 के लिहाज से उस तरह की विकेट नहीं लगी। आपको लग रहा है ये कराची की प्योर विकेट है या कोई घास फास, क्या कहते हैं आप लोग सर, वो आपकी लैंग्वेज में वो रोल सही नहीं हुई? बहुत ड्राई पिच थी। अच्छा, ट्रिकी पिच जिसे बाबर ने कहा मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी स्पिन होगी। जिसमें शुएब मलिक अगर आप गेंद देखें तो वो बहुत टर्न हो रही थी। इसी तरह हम अगर देखें अरफात मिनाज की गेंदें, जाहिद महमूद की गेंदें, साइम अयूब बहुत डेंजरस हुए थे। तो थोड़ा सा ग्रिप के साथ गेंद स्पिन हो रही थी और फास्ट बॉलर का गेंद बल्ले पे आ नहीं रहा था। ओके, तो इस तरह की पिच जो है उमन T20 में हम कम देखते हैं। कराची की असल विकेट ऐसी होती है?
नहीं ऐसी नहीं होती। तो फिर ऐसी ये क्या हुआ, ये क्या मतलब? मैं समझता हूँ कि आई होप कि प्लेऑफ में ऐसी विकेट ना मिले 118 और 90 रन हो। जो हमारे क्यूरेटर है ना, उनको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट है और ठीक है एक आध मैच में तो चल जाता है, लेकिन अब प्ले ऑफ के मैचेस में बिल्कुल सर, देखिए जब तक पेस एंड बाउंस पिच में नहीं होगा और छक्के चौके नहीं लगेंगे, मजा नहीं आएगा। पेस एंड बाउंस का मतलब फास्ट बॉल की गेंद जब तक अच्छी कैरी ना करे और बैट्समैन के स्क्वायर ऑफ द विकेट स्ट्रोक ना लगे। ठीक है, स्क्वायर ऑफ द विकेट जब तक कट पुल आपको नजर नहीं आते, सामने तो आप 90% शॉटें खेलते हैं, लेकिन ऐसी पिच जहाँ पेस एंड बाउंस हो तो वहाँ कट पुल लगते हैं, हुक लगते हैं, तो पब्लिक बड़ा एंजॉय करती है। तो पिच को थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि हमारे क्यूरेटर को देखना पड़ेगा कि आज अब तो पिच तैयार हो गई होगी, लेकिन मेक श्योर करें कि प्ले ऑफ में बहुत क्वालिटी पिचेज हों जहाँ पे हमारे क्रिकेट की खूबसूरती नजर आए। ठीक है सर, कल की विकेट के लिहाज से 147 पे 6 और एक मौके पे जब बाबर आजम रन आउट हुए बहुत गुस्से में थे अपने ऊपर, चूंकि उनको पता था कि विकेट मुश्किल है। और मुझे वो तो खैर रॉबिन पावल ने 146 फॉर 6 147 फॉर 6 जो पेशावर जख्मी का स्कोर था। गुलाम भाई, हाउ यू रेट दिस स्कोर? ये क्या ये मैच विनिंग टोटल था या कराची ने अच्छी बॉलिंग करने के बावजूद फ़ायदा नहीं उठाया, एक मरतबा फिर वो आखिरी लम्हात पे वो मैच ना जीत सके? आपकी क्या राय है? ये मैच तो अगर आपने 145 पे आउट किया तो मैच आपकी ग्रिप में तो आ गया। 147 और 147 अगर आप देखें तो स्टार्ट भी आपको मिल गया था। बिल्कुल सही कि 61 for 1 बहुत अच्छा स्टार्ट, ठीक है ना। अब आपको ज़रूरत इस बात की थी कि उमन, जैसे मैंने कहा ना, क्रिकेट को आप आसान लेते हैं तो क्रिकेट आपको ऐसी जगह ले जाके पछाड़ती है कि आपको पता नहीं होता। आपकी 9 विकेटें बाकी थी, आपका कोई प्लान नज़र नहीं आया, हर आदमी आकर के शान मसूद को देखें जिस तरह खेलें कैजुअल, हालांकि पहले जो है वो उनकी टीम में बॉलिंग की है, उनको पता होना चाहिए पिच का बिहेवियर क्या है। बिल्कुल ठीक है ना। तो क्योंकि साइम अय्यूब की गेंद किस तरह हो रही थी, इसी तरह अरफात वो जो हमारे दूसरे स्पिनर हैं मेहरान मुमताज़, बिल्कुल कि उनकी गेंदें कुछ ग्रिप के साथ ब्रेक हुई हैं। बिल्कुल आपको इतना पहली बॉल आप खेल रहे हैं, इतना कैजुअल नहीं होना चाहिए। इस तरह ठीक है, शुएब मलिक ने खुद बॉलिंग की, शुएब मलिक को पता था बॉलिंग के बारे में कि किस तरह की पिच है। सही, तो यहाँ थोड़ा सा मैं समझ, चलिए इसके ऊपर डिटेल बात करते हैं। मैंने चीज़ नोट की कि पावर प्ले दोनों बड़े ज़बरदस्त, वहाँ पे 55 रन पे एक आउट था 6.2 में, तो पावर प्ले में रन बने, बट उसके बाद क्यों नहीं बने? तो इसको समझेंगे अपने एक्सपर्ट से शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। और आप रिप्ले में खुशामदीद। और एक सवाल मेरे ज़हन में आया था सर, पावर प्ले में दोनों जगह बड़े अच्छे रन बने, बाबर और साइम ने भी अगर आप देखें तो 6.2 में 55 रन जोड़े हुए थे, लेकिन जैसे ही विकेटें गिरना शुरू हुई रन बुनना मुश्किल हो गया, जैसे जैसे मैच गेंद पुराना होता गया। इसकी क्या वजह थी? क्या नया गेंद बैट पे अच्छा आ रहा था या क्वालिटी ऑफ बैटिंग दोनों तरफ अच्छी हुई? नहीं, उमन होता ये कि जब नई बॉल आप खेलते हैं, अगर उस वक्त स्पिनर भी गेंद कर रहे हो तो गेंद थोड़ा बल्ले पे आती है, ठीक है, हार्डनेस की वजह से, शाइन की वजह से। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा पुराना होता है, इस तरह की पिच पे फिर मुश्किलात शुरू आती हैं। सही। तो अगर आप देखेंगे कि तो बहुत मुश्किल में रहे तमाम बैट्समैन, और यहाँ पे अगर रोमन पावल को और इसी तरह नियाजी को देखें तो ये दोनों टीमों में जाके नीचे उन्होंने अच्छी बैटिंग की, क्योंकि उस वक्त आर पार की सिचुएशन थी। तो अच्छी, मैं इस तरह से कहूँगा कि अगर बाबर आजम की अगर बात करते हैं आप, तो बाबर आजम एक क्वालिटी प्लेयर हैं, बहुत जल्दी पिच को असेस कर लेते हैं। सही। और उनका एक पैटर्न है खेलने का, बिल्कुल फ़ौरन उस पैटर्न को अडॉप्ट कर लेते हैं, जो कि एक ज़्यादा क्रॉस द लाइन नहीं खेलते वो, बिल्कुल ठीक है ना, ज़्यादा रिस्की शॉट नहीं खेलते, बिल्कुल जो उनके पैटर्न शॉट हैं वो ड्राइव्स हैं, कट है, पुल है, ऑन ड्राइव्स हैं, उस पर रहते हैं वो। तो बाबर आजम के भी देखें तो अगर उन्होंने बड़ा अच्छा असिस्ट किया, अगर वो शायद नहीं खड़े होते, शुरू में आउट हो जाते, तो कल बड़ी मुश्किल आती पेशावर के लिए। बिल्कुल ठीक आपने कहा। और कल मैन ऑफ द मैच भी बने, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस अगेन, और फिर ज़्यादा कैप्टन भी लीड किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उस वक्त भी जो है वो खुलकर बात की अपने, ना सिर्फ PSL के हवाले से बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से बड़ा दिलचस्प बयान दिया। पहले मैच के हवाले से क्या कहा, ये आपको दिखाते हैं। तो यही जगह थी जहां मोहम्मद रिजवान ने बड़े लाउड एंड क्लियर बात की थी कि वो नंबर 4 पे खेलना चाहते हैं, और इसके अलावा नहीं, जब वो उस वक्त वनडे की टीम बनी हुई थी ग्रांट ब्रैडमैन कोच से। और अब बाबर आजम ने खुलकर कह दिया कि मैं उस वक्त टीम की डिमांड के लिए ज़रूर आ गया था, लेकिन जो मेरी अपनी चॉइस थी वो एज ओपनर ही है। तो मैसेज इज़ वेरी क्लियर। मैसेज क्लियर दोनों सूरतों में है कि अगर टीम को अगर ज़रूरत पड़ती है तो मैं उस नंबर पे खेलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं कंफर्टेबल हूँ एज ओपनर। ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये चीज़ है कि वो क्या चाहते हैं, लेकिन होता क्या है, सम टाइम आपकी जो मैनेजमेंट आती है वो देखती है कि आपका रोल जो है एज ओपनर या मिडिल ऑर्डर, कहाँ आप ज़्यादा टीम को बेनिफिट कर सकते हैं। जैसे कि हमने मुसलसल हम बात कर रहे हैं स्ट्राइक रेट की T20 में, रिजवान की, बाबर आजम की स्ट्राइक रेट की, दोनों टॉप ऑर्डर हैं, दोनों ज़्यादा ओवर कंज्यूम करते थे।
और वहाँ पे एज पर स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड चल रहा है स्ट्राइक रेट का, वहाँ पे वो मीट नहीं कर पा रहे थे। तो बेहतर ये था कि कुछ ऐसे प्लेयर को लाया जाए जो उस स्टैंडर्ड पे खेले और फिर नीचे रोल प्ले करें। जी हाँ, फ़खर भी आ सकते हैं, पास में शर्जील खेलें, तो आपको एज पर रिक्वायरमेंट जो है अगर नहीं खेलते तो आपकी जीतने के चांसेस इतने ज़्यादा नहीं होते। नो डाउट बहुत बड़े परफॉर्मर हैं। आपको इस बयान के बाद क्या सूरत बनती दिखाई दे रही है? डोंट फॉरगेट कि अब वो कोचिंग स्टाफ जा चुका है। देखिए, हमेशा होता ही है कि मैनेजमेंट अगर लाइक माइंडेड आ जाए कैप्टन के या सीनियर प्लेयर के, तो फिर बहुत अच्छी दूसरे के फिर बाबर ने अपने बल्ले से जवाब दिया, पीएसएल में रन्स करके जैसे दिखाए हैं, उन्होंने अपना केस मजबूत किया कि वो क्या अब मजीद करना चाहते हैं या कर सकते हैं। तो शायद अब 12 बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी। अभी तो हमें ये नहीं पता हमारा हेड कोच नहीं, देखिए गफार, बात कैप्टन भी अभी तक तो शाहीन है, बट वो भी कंफर्म नहीं है कि क्या होगा। नहीं गफार, देखिए बात ये है कि बाबर का अगर करियर उठा के देखें तो कंसिस्टेंसी इनकी बहुत है हर फॉर्मेट में, बिल्कुल रन बनाने की। लेकिन मैंने क्या कहा कि एज पर रिक्वायरमेंट रन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। और इस पीएसएल में आपने पहली दफ़ा सुना होगा कि बाबर आजम जो है वो अपने स्ट्राइक रेट को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न है और इम्प्रूवमेंट भी नज़र आई है। बिल्कुल। तो इस अगर पीएसएल में देखें तो पिछले पीएसएल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा 120-22 से 150 फिर तो ये अच्छे प्लेयर की निशानी होती है कि जो रिक्वायरमेंट थी उसको अडॉप्ट करे और उसके मुताबिक खेले। सही। तो आई एम वेरी हैप्पी कि बाबर आजम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। अब रिजवान की बारी है कि वो रिजवान मेरे में भी चीज़ थी कि वो क्या सोचेंगे, क्योंकि वहाँ जहाँ दोनों ही जाइंट्स हैं ना जी, और फिर साइम अयूब की एंट्री हो गई है, वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आज खबरें भी मौजूद हैं कि शाहीन की कैप्टनसी, जाहिर बात है, जो कि हमारे चेयरमैन पीसीबी तब्दील हुए हैं, मोहसिन नकवी साहब क्या सोच रहे हैं भी इस बारे में किसी को नहीं पता। उन्होंने कोई मीडिया टॉक नहीं किया है क्रिकेट के हवाले से, उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। सो अभी हमें उनके दिल की बात नहीं पता, क्योंकि एक चेयरमैन का सवाबदीद होता है। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर शान मसूद की बात भी सुनवाएंगे और आज होने वाले मैच और उसका इम्पैक्ट जो पॉइंट्स टेबल पर है उसको थॉरली डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब, कोयटा मुल्तान का मैच, जैसे हमने कहा पॉइंट टेबल भी जल्दी से आपको दिखा देते हैं। बहुत इंपैक्ट मैच है, चूंकि पेशावर ज़ल्मी की नंबर 1 नंबर 2 पोजीशन कंफर्म हो गई है। डैरन सैमी, बाबर आजम और मोहम्मद अकरम कैन चिल आउट। बट आज दो टीमें बहुत जान लगाएंगी कि भाई हमें एक मौका और मिले। इस्लामाबाद की तो मुझे लगता है कोई, बल्कि डेफिनेटली वो सर्टन है कि थर्ड फोर्थ खेलेंगे। सो दोनों टीमों का इस लिहाज से इंटरेस्ट ज़्यादा है। आई होप के फैंस का इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। वेरी क्रूशल मैच के जी, आपने एक मैच खेल के बाहर होना है या आपको दूसरा चांस चाहिए? देखिए, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर मुल्तान जीतती है तो नंबर 1 आ जाएगी और अगर कोयटा जीतती है तो कोयटा नंबर 2 आ जाएगी। बिल्कुल एंटी क्लाइमेक्स हो जाएगा। ये जी पॉइंट टेबल आपके सामने। और ब्रेकिंग न्यूज़ भी सर आपको दे रहा हूँ कि उस्मान तारिक को जो है वो बॉलिंग करने की इजाज़त मिल गई है पीएसएल में, जब तक उनका एक्शन अब दोबारा रिपोर्ट ना हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो दोबारा खेलेंगे दोबारा रिपोर्ट ना हो जाए। बट लेट्स सी, पॉइंट टेबल आपके सामने जी। इफ़ यू आर ज़ल्मी फैन यू कैन सेलिब्रेट कि आप जी नंबर 1 नंबर 2 पे आ गए। बट मुल्तान और कोयटा की लड़ाई जारी है। और गुलाम भाई, उस्मान तारिक अगर क्लियर है तो खिलाना चाहिए, दोबारा रिपोर्ट हो गए तो फिर पाबंदी ले जाएगी। देखिए, वो इस वक्त कोई पाकिस्तान के लिए कोई इतने अभी कंसिडरेशन में तो नहीं है। डाल देंगे तीसरा 3 स्पिनर की विकेट तो ऐसी लग रही है सर। उनके लिए तो बहुत बड़ा ये इवेंट है, वो खेलना चाहेंगे और इस तरह कोयटा भी उनको खिलाना चाहेगी। जो पिच की कंडीशन है वो सूटेबल है स्पिनर्स के लिए। तो यहाँ पे जो स्पिनर्स का जो रोल है उसको देखते हुए अगर वो खिलाएंगे, बनता भी है खिलाना। बिल्कुल 3 स्पिनर बनता भी है, क्योंकि कोई फास्ट बॉलर वसीम खान के अलावा और आमिर के अलावा कोयटा में कोई ऐसा बिल्कुल पेस बॉलर नहीं है जो वसीम को भी इन और आउट होते रहे वो। जी हाँ। तो यहाँ पे अब बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा, क्योंकि मुल्तान के पास भी अच्छे स्पिनर हैं। बिल्कुल। तो कौन लग रहा है आपको फेवरेट क्विकली? मुल्तान लग रही है। और एक चीज़ और बता दूँ कि जो उस्मान खान है, इनका पीएसएल में जो डेब्यू हुआ था कोयटा ग्लैडिएटर से हुआ था और बड़े नाराज हुए थे जब उनका नहीं हुआ था कॉन्ट्रैक्ट। तो आज वो उनके खिलाफ खेल रहे हैं। ओहो। तो लेकिन इस विकेट पर कराची में जब वो खेल रहे होंगे, आपको लगता है कि उस तरह की मोहम्मद दिखा पाएंगे जो लाहौर और पिंडी में दिखा चुके हैं? क्योंकि ये विकेट बहुत डिफरेंट है। मुश्किल ज़रूर है, लेकिन आपको याद हो तो पिछले मैच में उन्होंने 100 किया था, वहाँ पे रिजवान कह रहे थे कि पिच मुश्किल थी और मुझसे शॉट नहीं लग रहे थे। इसके लग रहे थे तो मैंने कहा तुम अपना लंबा खेलो। सही।
तो उस्मान की अच्छी फॉर्म लगी है। उस्मान जो है अगर आप देखें तो वो कोई ओंगी बोंगी शॉट नहीं मार रहे, बड़ी क्रिकेटिंग शॉट मार रहे हैं और पावर भी है। चलिए जी, गुलाम भाई के मुताबिक कि नंबर 1 और नंबर 2 पे मुल्तान आ सकता है, पर मुझे लगता है कोयटा भी पूरा जान लगाएगा और लगाना भी पड़ेगा, क्योंकि आखिरी दोनों मैचेस बुरी तरह आ रहे हैं, तो मोमेंटम चाहेंगे कि आज पकड़ लें प्लेऑफ से पहले। बहुत शुक्रिया गुलाम भाई, इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे बात करेंगे। प्लेऑफ क्योंकि कंफर्म हो जाएंगे आज कि कौन किससे खेल रहा है, तो कल डीपली एनालिसिस करेंगे और इंशाल्लाह इसके ऊपर प्लेयर टू प्लेयर भी आपको डिस्कस करके बताएंगे। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।